हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो ये वीकली करंट अफेयर्स फर्स्ट वीक अगस्त 2026 का। तो वीकली के इस सप्ताह के टोटल करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। और आपको पता होगा कि वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, ये सब जो करंट अफेयर्स मैं बताता हूँ वो टॉपिक वाइज बताता हूँ। डेली वाले में मिक्स होते हैं, लेकिन ये वीकली है तो सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक के नाजुक फैसले, इन सब से रिलेटेड। तो क्वेश्चन होगा कि संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान का अनादर निवारण संशोधन विधेयक 2026 के तहत किस राष्ट्रीय प्रतीक को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के लिए 1971 के अधिनियम में संशोधन किया गया है? आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। तो मतलब कि अब जानबूझकर राष्ट्रीय गीत को गाने से रोकना या गा रही सभा को बाधित करना वो अपराध होगा और न्यूनतम 3 वर्ष तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। ठीक है। तो ये जो है ना, राष्ट्रीय सम्मान का अनादर निवारण विधेयक, इसका जो मूल अधिनियम है वो है राष्ट्रीय सम्मान का अनादर निवारण अधिनियम 1971। तो उस इस विधेयक के जरिए इस कानून में परिवर्तन किया गया, संशोधन किया गया। ओके। तो अधिनियम की धारा जो 3 है ना, इस अधिनियम की, उसमें संशोधन किया गया और वंदे मातरम को भी जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान के समान ही वैधानिक और कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है। तो वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी कह सकते हैं। तो ये गीत पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका बंग दर्शन में प्रकाशित हुई थी। बाद में इसको बंकिम चंद्र के जो प्रसिद्ध उपन्यास था आनंद मठ 1882 में उसमें शामिल किया गया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा कि कैबिनेट सेक्रेटरी का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया। आंसर क्या होगा? टीवी सोमनाथन। वो 30 अगस्त के बाद 1 साल और वो इस कार्य पर रहेंगे। कैबिनेट सेक्रेटरी जो है ना, वो भारत के जो नागरिक प्रशासन है उसका टॉप पद है। ये आईएएस और देश की जो तमाम जो भी सिविल सर्विसेज हैं उसका सर्वोच्च प्रशासनिक पद होता है। और कैबिनेट सेक्रेटरी सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करते हैं और किसी मंत्री को नहीं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह सचिव का नाम बताइए जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, यानी 2027 तक का हो गया। आंसर होगा गोविंद मोहन। गोविंद मोहन। तो कैबिनेट सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ, उनके साथ साथ होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन का भी कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है इंडिगो एयरलाइंस के सीईओ अगस्त में कौन बने हैं? तो विली वॉल्श बने हैं। उन्होंने किसकी जगह ली है? पीटर एल्बर्ट्स की जगह ली है, जो मार्च में ही उन्होंने सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया था। तो अब विली वॉल्श जो है ना वो ये रहेंगे। अच्छा, वो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डायरेक्टर जनरल भी रह चुके हैं। ठीक है। और इंडिगो भारत की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई की पहली महिला डायरेक्टर कौन बनी है? जब भी पहली हो तो महत्वपूर्ण है। आंसर क्या होगा? वर्षा अशोक अगलवे। ठीक है। ये वुमेन है। 31 जुलाई को वो ज्वाइन किया उन्होंने। 54th डायरेक्टर जनरल के तौर पर कार्यभार इन्होंने संभाल लिया है। जीएसआई एक इम्पॉर्टेंट एक संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है भारत सरकार का। इसकी स्थापना हुई थी 1851 में, 1851 में। ये खान मंत्रालय के अंतर्गत होता है। अगला क्वेश्चन अब डिफेंस से रिलेटेड महत्वपूर्ण होगा। और हाँ, इसका जो पीडीएफ है ना इस वीडियो का, वो मिल जाएगा आपको शार्प लर्निंग ऐप पर। गूगल प्ले से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो शार्प लर्निंग ऐप पर जिन लोगों ने करंट अफेयर्स के बेसिक मेंबरशिप लिया हुआ है तो उनको शॉर्ट में मिलेगा। जिन लोगों ने आईएसपीसीएस लिया हुआ है वो उसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस भी होते हैं। उसके लिए आईएसपीसीएस एडवांस बैच का तो अलग से वीडियो वो वीकली वाला डाला गया था, वो लाइव चला था। ठीक है। तो शार्प लर्निंग ऐप पर इसका पीडीएफ है। तो डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि नौका आईएएसवी त्रिवेणी से समुद्र प्रदक्षिणा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर क्या होगा? त्रिसेवा महिला अधिकारियों का पहला विश्व परिक्रमा नौकायन था। पूरी दुनिया का भ्रमण किया। तीनों सेनाओं की जो महिला अधिकारी हैं उन सब ने
314 दिनों का जो है ना, ये करीब 25,500 समुद्री मील की दूरी तय की गई। तो ये है इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, तो पूरी दुनिया का भारत से चला ये इस डे टाइम है, इंटरनेशनल डे टाइम लाइन। इसके अलावा इस तरफ से होते हुए फिर वहाँ से यहाँ पर भारत में ये पहुँचा है। और ये जो नौका है ना, वेसल है, वो भारतीय नौसेना, भारतीय सेना, नौसेना नहीं, भारतीय सेना का है ये पोत। और ये IASV त्रिवेणी नाम है इसका, ये नाम आप ध्यान रखिएगा। IASV का फुल फॉर्म होता है इंडियन आर्मी सेलिंग वेसल। तो उपलब्धि यही हासिल हुई है टोटल का टोटल। ओके, तो बाद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इन महिला अधिकारियों को सम्मानित भी किया। अच्छा, ये प्रमुख जो भौगोलिक बिंदु है जहाँ पर ये पहुँचे ये नाव के जरिए, सभी देशांतर जो और भूमध्य रेखा है उसको 2 बार पार किया गया। अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, डे लाइन, उसको पार किया गया। प्रमुख जो केप हैं उसको पार किया गया, केप ल्यूविन ऑस्ट्रेलिया का, केप हॉर्न दक्षिण अमेरिका का, केप ऑफ हुड दक्षिण अफ्रीका का। ठीक है, और ये डेक पैसेज को सफलतापूर्वक पार करके केप हॉर्न्स की सदस्यता एक तरह से प्राप्त कर ली गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये जो प्रश्न है ना, ये एकदम ध्यान रखिएगा, हो सकता है एग्जामिनेशन में आ जाए। ठीक है, और ये भी जहाज के बारे में भी या नौका के बारे में भी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और बात करेंगे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में अब। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर होगा, ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने क्रमशः कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? आंसर क्या होगा? ए वाला आंसर होगा, यानी 13 तो गोल्ड मेडल है, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल है। और ओवरऑल पदक तालिका में भारत का स्थान चौथा रहा है। पहले में ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पे इंग्लैंड, तीसरे पे कनाडा, चौथे पे भारत और 5वां स्थान स्कॉटलैंड का था जहां पर ये आयोजन हुआ है। ठीक है, तो ये पदक तालिका भी देख लिया, टॉप 5 आपने। अगला क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय खिलाड़ियों ने किस खेल में सबसे ज़्यादा 7 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो आंसर होगा मुक्केबाजी। ठीक है, मुक्केबाजी में जीते हैं सबसे ज़्यादा, यानी बॉक्सिंग में 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, टोटल 10 मेडल बॉक्सिंग में हुए। मुक्केबाजी में जो विजेता है ना, जो गोल्ड मेडल प्राप्त करता है, प्रीति पवार हैं, जैस्मिन लंबोरिया है, साक्षी चौधरी है, प्रिया घांगस है, अरुंधति चौधरी है, सचिन सिवाच है, अंकुश पंघाल है। ठीक है, तो जो बॉक्सिंग में है। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो भारत के ओवरऑल टोटल जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है सभी स्पर्धा में, उन सब की लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं आप। 13 जो है ना टोटल गोल्ड मेडल हैं। तो खिलाड़ी के अनुसार देख लीजिए, आपको ये याद रखना है, आगे मैं क्वेश्चन भी दूंगा इससे रिलेटेड ही। तो मीराबाई चानू महिला 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा है शर्मिला धनखड़, ये महिला शॉटपुट F57, ये पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तीसरा स्थान है, तीसरा जो गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है वो दिलीप गवित के द्वारा प्राप्त हुआ है, पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स में। चौथा अस्मिता डे हैं जो कि महिला 48 किलोग्राम में जीता इन्होंने। जूडो में पहली बार गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इसमें भी पैरा एथलेटिक्स में भी पहली बार गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है। ठीक है, हर्ष सिंह पुरुष 60 किलोग्राम जूडो में गोल्ड मेडल प्राप्त किया इन्होंने। अगर सिर्फ पुरुष की बात करेंगे जूडो में तो ये पहले हैं हर्ष सिंह, और ओवरऑल बात करेंगे तो अस्मिता दे जो है ना वो पहले स्थान, मतलब पहली भारतीय हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जूडो में प्राप्त किया। फिर आगे प्रीति पवार है, महिला 54 किलोग्राम में बॉक्सिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। फिर जैस्मिन लंबोरिया हैं जिन्होंने महिला 57 किलोग्राम में बॉक्सिंग में जीता है। सोनम राणा शॉटपुट F57 जो कैटेगरी है उसमें पैरा एथलेटिक्स में जीता है। साक्षी चौधरी ने महिला 51 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। प्रिया घांगस ने महिला 60 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अरुंधति चौधरी ने महिला 70 किलोग्राम में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता। सचिन सिवाच हैं, वो 60 किलोग्राम बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल। अंकुश पंघाल हैं, पुरुष 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है इन्होंने। ठीक है, सिल्वर मेडल का भी लिस्ट देख लीजिए, टोटल 17 सिल्वर मेडल
जीते गए हैं उन सब की जो लिस्ट है ना वो PDF में भी दे दिया है। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। ये तो 12 है और ये है 17 टोटल हो गए। ठीक है, तो ये PDF में मैंने पूरा लिस्ट दे दिया है, आपने PDF डाउनलोड कर लिया होगा। शार्प लर्निंग ऐप पर PDF अवेलेबल करवा दिया गया है। ये फर्स्ट वीक अगस्त का, उसी में ये करंट अफेयर्स है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और ये ब्रॉन्ज मेडल जो विजेता है उन सब की लिस्ट आप देख रहे हैं। टोटल जो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं वो 9 हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत को पहला गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने दिलाया है? तो मीराबाई चानू ने दिलाया। 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में 190 किलोग्राम का वजन उन्होंने उठाया। स्नैच में 85 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 105 किलोग्राम का वेट उठाया। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि लगातार तीसरी बार कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? मीराबाई चानू बनी है। ठीक है, कब कब जीता है उन्होंने? 2018 के गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में, 2022 का बर्मिंगम कॉमनवेल्थ गेम्स और 2026 में जो ग्लासगो में हुआ था आयोजन, वहां पर गोल्ड मेडल जीता और सब 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने ये जीत हासिल की है। मतलब शानदार काम किया। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन बनी है? तो शर्मिला धनखर। ठीक है, इनका नाम है शर्मिला धनखर। तो इन्होंने शॉट पुट यानी गोला फेंक जो होता है ना, उसमें F57 इवेंट, उसमें गोल्ड मेडल इन्होंने जीत हासिल की है। तो पैरा एथलेटिक्स की बात अगर करेंगे, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, ये पैरा एथलेटिक्स की बात हो रही है, उसमें भारत का 20 साल का मेडल का इंतज़ार इन्होंने ख़त्म कर दिया। 39 ईयर की हैं, पोलियो हो गया था बचपन में ही और पैर जो है ना वो उसमें प्रॉब्लम रहता है। अगला क्वेश्चन कि दिलीप गवित ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल के पुरुष 100 मीटर T47 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो पैरा एथलेटिक्स में इन्होंने जीत हासिल की है। ठीक है, पुरुष 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स, महाराष्ट्र के नासिक के रहने वाले हैं और इनका एक हाथ नहीं है, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में जूडो खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? अस्मिता डे बनी है। ठीक है, जूडो महिला 48 किलोग्राम वेट कैटेगरी में, त्रिपुरा में की रहने वाली हैं और साइकिल मैकेनिक की बेटी हैं। शुरुआत उन्होंने दौड़ में की थी, धावक, लेकिन फिर उन्होंने जूडो को ही अपना करियर बना लिया था। अगला क्वेश्चन है कि हर्ष सिंह ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 तो उसमें किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो जूडो पुरुष 60 किलोग्राम में। अच्छा, मैंने पहले भी बताया था आपको कि कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय ये जूडो खिलाड़ी हैं। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल की बात होगी ना, तो ओवरऑल में ये अस्मिता डे ही हैं जिन्होंने पहली बार जीत हासिल की है, लेकिन केवल पुरुष की बात होगी तो ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न यहाँ पर होगा आपके, बॉक्सर प्रीति पवार ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है 54 किलोग्राम वेट कैटेगरी में महिला बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन है, जैस्मिन लंबोरिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? बॉक्सिंग में ही जीता है इन्होंने, महिला 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। भारतीय सेना में वो नायब सूबेदार हैं, हरियाणा के भिवानी की रहने वाली हैं। अगला क्वेश्चन है कि सोनम राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पैरा एथलेटिक्स की किस कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो पुरुष शॉट पुट F57 कैटेगरी में। ठीक है, तो ये पैरा एथलेटिक्स और ये शॉट पुट हो गया, ये शॉट पुट में यानी गोला फेंक में, और ये पैरा एथलेटिक्स की बात हो रही है। तो इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, बिहार के रहने वाले हैं ये, भारतीय सेना में हवलदार हैं। अगला क्वेश्चन है कि साक्षी चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल के महिला 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो बॉक्सिंग में जीता है इन्होंने।
ठीक है, महिला 51 किलोग्राम बॉक्सिंग में। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सर प्रिया घांगस, उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में महिलाओं के किस वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में। हरियाणा की रहने वाली हैं ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अरुंधति चौधरी ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में किस खेल व कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो बॉक्सिंग महिला 70 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है इन्होंने। ठीक है, और राजस्थान की पहली खिलाड़ी है जिन्होंने बॉक्सिंग में गोल्ड मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सर सचिन सिवाच, उन्होंने गोल्ड मेडल जो जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में, तो किस वेट कैटेगरी में? तो पुरुष 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में जीता है इन्होंने। ये भिवानी जिले के रहने वाले हैं, हरियाणा के। अगला क्वेश्चन है कि बॉक्सर अंकुश पंघाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के किस वेट कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता? तो 80 किलोग्राम वेट कैटेगरी में अंकुश पंघाल। ठीक है, 22 साल के हैं वो और हरियाणा के ही रहने वाले हैं, हिसार जिले के। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का मेजबान शहर इनमें से कौन सा था? तो ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ठीक है, स्कॉटलैंड जो है ना वो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, एक नेशन भी है। आपको पता होगा कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो मल्टी नेशन कंट्री है, उसमें कई नेशंस हैं, जैसे स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड है, वेल्स है और नॉर्दर्न आयरलैंड है। ठीक है, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो में आयोजित किया गया था और ये स्कॉटलैंड का हिस्सा है। स्कॉटलैंड में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक देश भर के 75, मतलब दुनिया भर के 75 देशों के 3000 से ज़्यादा एथलीट ने हिस्सा लिया था इसमें। ठीक है, तो ये है एक इम्पॉर्टेंट बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन, ए और बी दोनों होगा, तो ये आंसर है। ठीक है, तो उद्घाटन समारोह 23 जुलाई को हुआ था ग्लासगो में और इन्हीं दोनों ने ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। अगला क्वेश्चन है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो जैस्मिन लंबोरिया मुक्केबाज हैं और महिलाओं के 57 किलोग्राम वेट कैटेगरी में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इस बार भी। अगला क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 का मेजबान शहर इनमें से कौन होगा? तो होगा अहमदाबाद। तो ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स जो समापन समारोह हुआ उसी के दौरान भारत ने आधिकारिक रूप से 2030 का जो ऐतिहासिक तो शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल होगा उसके मेजबान के तौर पर दायित्व ग्रहण किया। और ग्रहण करने में देख रहे हैं फोटोग्राफ आप, जो भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं पीटी उषा, ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा और गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी वो मौजूद थे। तो अगला आयोजन 2030 में वो होने जा रहा है अहमदाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स का 2026 का शुभंकर क्या था? तो वह है फिनी, फिनी था शुभंकर इस बार का। ठीक है, और थीम क्या थी इस बार की? तो थीम थी भविष्य के लिए खेल, सस्टेनेबल और इनोवेटिव खेल। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। तो भारतीय बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। तो भारत के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट कब डेब्यू किया था? उन्होंने 2011 में किया था। 38 ईयर के हैं, तो उन्होंने अब कह दिया संन्यास ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी ओपन टेनिस 2026 महिला वर्ग में खिताब किसने जीता है? तो एलेक्सांद्रा इला ने जीता है। फिलीपींस की 21 साल की टेनिस खिलाड़ी हैं। ये WTA ये खेल है। अगला क्वेश्चन कि डीसी ओपन टेनिस 2026 पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। अमेरिका के टेनिस खिलाड़ी हैं ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अवार्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न होगा यहाँ पर कि लोकमान्य तिलक हिंदी पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, क्वेश्चन होगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2026 किसे दिया गया है? आंसर क्या होगा? अजित डोभाल को मिला है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, NSA हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त को इनको ये सम्मान से नवाजा है। अगला क्वेश्चन, किस पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक को कॉस्मोस विक्रम साराभाई मेडल 2026 प्रदान किया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, महिला की बात हो रही है। आंसर क्या होगा? अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम, 58 ईयर की हैं
और एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, यानी खगोल भौतिकविद हैं। और बेंगलुरु में जो भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान है IIA, उसकी डायरेक्टर हैं। तो 3 अगस्त को उनको इटली के फ्लोरेंस में जो 46th कॉस्पर साइंटिफिक जो मीटिंग हुई थी, उसी के दौरान ये अवार्ड दिया गया है। और इसी के साथ वो पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक बन गई हैं, और अगर ओवरऑल बात होगी महिला पुरुष दोनों में, तो चौथी भारतीय बन गई हैं। ठीक है, इससे पहले 1996 में UR राव को मिला था, 2014 में गुरबख्श सिंह लखीना को मिला था, 2024 में अनिल भारद्वाज को मिला था, और अब 2026 में अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम को ये मिला है। ये जो कॉस्पर अवार्ड है ना, ये कॉस्पर विक्रम साराभाई अवार्ड जो है ना, एक तो कॉस्पर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा और इसरो के द्वारा संयुक्त रूप से दिया जाता है। अब बात करते हैं इंडेक्स और सूचकांक, यानी इंडेक्स ही, उससे से रिलेटेड क्वेश्चन। तो प्रश्न यहाँ पर होगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI 2026 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो एस्तोनिया है। ये 2 साल पर ये सूचकांक यानी इंडेक्स जारी होता है, ये वाला, और 2002 में इसको शुरू किया गया था। और इसको जारी कौन करता है? तो येल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, इसके अलावा कोलंबिया सेंटर फॉर इंटरनेशनल अर्थ साइंसेज, उसके द्वारा जारी किया जाता है। उद्देश्य ये है इसका कि संयुक्त राष्ट्र का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और पेरिस जलवायु समझौता है, उसके लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, उसको वो किया जा सके। ओके, तो ये है, इसमें 3 नीतिगत उद्देश्य होते हैं और 12 श्रेणियां होती हैं और 47 प्रदर्शन संकेतक होते हैं, तो उसके जरिए ये बनाया जाता है। टॉप 10 देश देख लीजिए। एक तो नंबर 1 एस्तोनिया है, दूसरा है लक्समबर्ग, तीसरे पे यूनाइटेड किंगडम है, चौथे पे फिनलैंड है, पांचवें पे नीदरलैंड, छठे पे जर्मनी है, सातवें पे फ्रांस, आठवें पे नॉर्वे, नौवें पे स्वीडन और 10th स्थान है ऑस्ट्रिया का। एस्तोनिया नंबर 1 स्थान पर यह है। ठीक है, तो एस्तोनिया भी देख लेते हैं, प्यारा भारत है अपना। और चलते हैं यूरोप की ओर। ये उत्तरी यूरोप में ना, बाल्टिक एरिया में ये एक देश है। तो यूरोप में यहाँ पर ये देख रहे हैं आप एस्तोनिया, ये वाला जो है ना, वो है एस्तोनिया। ओके, और इसकी जो राजधानी है टालिन है। राष्ट्रपति यहाँ के अलार कारिस हैं। प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टन माइकल हैं। यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो यूरो चलती है। और पड़ोसी देश जो है ना, वो कौन है? तो ये तो हो गया आपका रशिया, और ये है लातविया, ये है इसके पड़ोसी देश। अगला क्वेश्चन कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी EPI 2026 में भारत की रैंक क्या है? 176 रैंक है। 177 देश हैं, 177 कंट्री हैं इस, मतलब इस इंडेक्स में, और उसमें से 176 स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। दुनिया का दूसरा सबसे फिसड्डी देश हम कहेंगे ये हुई है। तो खराब क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ की जो वायु गुणवत्ता है बहुत खराब है। हम लोग देखते ही हैं, सर्दी शुरू होगी अब कुछ महीने में, उसके बाद देखेंगे आप कि किस बुरे तरीके से शहर दर शहर पॉल्यूशन खराब होगी। बायोडाइवर्सिटी की कमी हो रही है, इकोसिस्टम, ग्रीन हाउस गैसेस का जो बढ़ता दायरा है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि हर चीज़ में खराबी है। जलवायु परिवर्तन और वेस्ट मैनेजमेंट के मामले में भारत का प्रदर्शन थोड़ा बेहतर रहा है। अच्छा, सबसे खराब प्रदर्शन है लाओस का, 177वां स्थान। उससे एक बेहतर है भारत। हालांकि भारत की आपत्तियां हैं। भारत सरकार का कहना है कि जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी होता है, इसकी मेथोलॉजी यानी पद्धति वो गलत है। उसका कहना है कि बहुत सारे सूचकांक के जो संकेतक हैं वो अप्रमाणित धारणाओं, अवैज्ञानिक तरीकों पर आधारित है और ऐतिहासिक उत्तरदायित्वता की उपेक्षा की गई है। मतलब सरकार का ये कहना है कि कार्बन उत्सर्जन में प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन को उचित महत्व नहीं दिया गया है यहाँ पर। और बहुत सारे जो आंकड़े हैं वो ज़मीनी हकीकत को मैच नहीं करते हैं, केवल अंदाज़ा लगाकर ये किया गया है। तो ये है सरकार का अपना जो बयान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये है निधन जो इंपॉर्टेंट लोगों के हैं, उन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रश्न यहाँ पर है कि डॉक्टर DY पाटिल यानी ज्ञानदेव यशवंतराव पाटिल, उनका निधन हो गया 4 अगस्त 2026 को। तो किस या किन राज्यों के गवर्नर रह चुके थे? आंसर होगा उपरोक्त सभी, त्रिपुरा, बिहार और पश्चिम बंगाल। ठीक है, उनका DY पाटिल ग्रुप जो है ना काफ़ी मशहूर है। देश भर के 182 से ज़्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, ये सब चल रहे हैं।
ठीक है, महाराष्ट्र विधानसभा के सदस्य रहे थे। त्रिपुरा के राज्यपाल रहे 2009 से 13 तक। 2012 से 14 तक बिहार के गवर्नर रहे, और 14 से कुछ वक्त के लिए पश्चिम बंगाल के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार भी उनको मिला था। अगला क्वेश्चन है कि 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के योद्धा और आधुनिक जंगल युद्ध प्रणाली के शिल्पकार बसंत कुमार का निधन हो गया 29 जुलाई 2026 को। तो उन्हें कौन से सम्मान मिले थे? आंसर क्या होगा? ये अति विशिष्ट सेवा पदक और विशिष्ट सेवा पदक, ये दोनों मिले थे। 77 ईयर के थे, ब्रिगेडियर पद से रिटायर्ड थे, और इन्होंने रिटायरमेंट के बाद छत्तीसगढ़ में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर कॉलेज की स्थापना की थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व जस्टिस मनमोहन सिंह लिब्रहन, उनका निधन हो गया 2 अगस्त 2026 को। तो किस आयोग के अध्यक्ष रहे? तो लिब्रहन आयोग के अध्यक्ष रहे। लिब्रहन आयोग का काम क्या था? जिम्मा दिया गया था कि 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था, उसकी जांच जो करना। ठीक है, तो उन्हें इस जांच का मतलब जो आयोग था उसका ये अध्यक्ष थे। 87 ईयर के थे, कई हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके थे, मद्रास, आंध्र प्रदेश, वहाँ पर। और आयोग ने मतलब 17 साल बाद 1992 में जो कारसेवकों द्वारा जो ये मतलब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था, तो 1992 में जो हुआ था विध्वंस, तो उसके 17 साल बाद इन्होंने जो है ना रिपोर्ट दी थी अपनी। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद कमीशन प्राप्त करने वाले यानी ज्वाइन करने वाले पहले अधिकारी किस पूर्व भारतीय सेना प्रमुख का निधन हो गया 31 जुलाई 2026 को? तो जनरल विश्वनाथ शर्मा। ठीक है, जनरल विश्वनाथ शर्मा। मतलब कि ये आज़ादी मिलने के बाद पहला बैच था ना, जो कमीशन हुआ था आर्मी में, उसमें से ये एक व्यक्ति थे जो बाद में आर्मी चीफ भी बने। अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो प्रश्न होगा यहाँ पर, गुलाब झील किस राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो है अरुणाचल प्रदेश का गुलाब झील। अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में जो कामलांग टाइगर रिजर्व है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसी के भीतर ये है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश का ये पहला रामसर स्थल है, और भारत का 101वां रामसर स्थल ये अब हो गया है। ठीक है, तो ये जो झील है वो अरुणाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो लोहित जिले में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो अब जो संख्या हो गई ना रामसर स्थल की देश भर में, वो अब हो गई है 101। उसकी पूरी लिस्ट मैंने पीडीएफ में दे दिया है, तो पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं शार्प रनिंग ऐप के जरिए। ठीक है, तो ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको। टोटल संख्या 101 हो गई है, गुलाब झील जो अरुणाचल प्रदेश का लेटेस्ट है। अब इसको कैसे याद करेंगे? 101 है तो देखिए पिछले 10-15 तो याद कर लीजिए आप। इसके अलावा आप जिस राज्य में रहते हैं ना, उसके मध्य राज्यवार भी मैंने दिया हुआ है, लिस्ट है, नाम में पीछे लिखा हुआ है सब। बिहार के, राजस्थान के, छत्तीसगढ़ के, उत्तर प्रदेश के, तमिलनाडु के, झारखंड, सिक्किम। तो आप उन सब चीज़ों को याद कर लेना कि आपके राज्य में कितने हैं। ठीक है, और पहला कौन सा था? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं कि किस पूर्वोत्तर राज्य में जुलाई 2026 ब्रह्मपुत्र सहित कई नदियों के उफान से बाढ़ की स्थिति हो गई, जिसके चलते वहां पर 80 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई? आंसर होगा असम में। तो असम में जो ये बाढ़ आई है, और ये बाढ़ आई है जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वहाँ से जो पानी आया है, इसके अलावा जो बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत बुरे हालात हैं वहाँ। तो अब विदेश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न होगा कि प्रशांत महासागर में स्थित दुनिया के किस तीसरे सबसे छोटे द्वीपीय देश ने अपना नाम बदलकर रिपब्लिक ऑफ नाउएरो कर लिया है? तो नौरू, पुराना नाम नौरू था, तो नया नाम जो है ना वो अब हो गया है रिपब्लिक ऑफ नाउएरा, या केवल नाउएरा भी आप कह सकते हैं। और यूनाइटेड नेशंस के जो रिकॉर्ड में भी इसको लागू कर दिया गया है। उनका कहना है कि हम जो ये मेरा नाम है वो स्वदेशी नाम है, और नौरू जो कहा जाता था वो विदेशी लोग बोलते थे, और वही वो हो गया था। अब वहाँ के लोगों को
दे नाउ एरो कहा जाएगा, और देश का नाम नाउ एरो अब नया है। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे छोटा देश है ये। एक बार मैप के जरिए भी देख लेते हैं। देख रहे हैं आप, प्यारा भारत है। और अब चलते हैं कहाँ, प्रशांत महासागर क्षेत्र में जो नौरू या नौ एरो जो देश है वो ये द्वीपीय देश है, बहुत छोटा सा देश है। ठीक है, बहुत छोटा सा देश है। अच्छा, अगर देखेंगे हम दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं वो कौन कौन से हैं, ये लिस्ट मैंने दे दिया है। सबसे छोटा है वेटिकन सिटी, उसका है मोनाको, फिर नौ एरो है जो जिसने नाम बदला है अपना, उसका तुवालू है, फिर सैन मारिनो है, लिंकटेस्टाइन है। तो ये सब दुनिया के सबसे छोटे देश हैं। और पिछले कुछ वक्त में या कहें अ, इस सदी में जो नाम बदले गए हैं अलग अलग देशों के, वो ये हैं। 2002 में ईस्ट तिमोर ने तिमोर लेस्टे नाम रखा था। 2012 में केप वर्डे ने काबो वर्डे रखा था। चेक रिपब्लिक ने चेकिया रख लिया। स्वाजीलैंड ने इस्वातिनी रखा। मैसेडोनिया ने नॉर्थ मैसेडोनिया रखा। हॉलैंड ने नीदरलैंड रखा 2020 में। टर्की ने तुर्की रखा 2022 में। नौरू ने नौ एरो रख लिया है अपना नया नाम। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे ऐतिहासिक स्थल से रिलेटेड। क्वेश्चन होगा कि लद्दाख के कितने विरासत स्थलों को जुलाई 2026 में संरक्षित स्मारक घोषित करने की मंजूरी दी गई? तो 23, टोटल 23। ठीक है, तो लद्दाख के जो उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना है, उन्होंने ये जो है संरक्षित स्मारकों की लिस्ट नई जारी की है, उसमें ये सब शामिल हैं। और ये अलग अलग चट्टानों पर जो नक्काशी है, ठीक है, प्राचीन गुफाएं हैं, किले हैं, महल है, शिलालेख है, इन सबको किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं और दिवस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इस सप्ताह के, फर्स्ट वीक के। क्वेश्चन होगा कि विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो है 31 जुलाई को। ठीक है, विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस तो 1 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है और इस बार की थीम है मूल निवासियों और स्थानीय समुदाय को केंद्र में रखकर बाघों का भविष्य सुरक्षित करना। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जुलाई को मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित है। विश्व मानव तस्करी निरोध दिवस ये मनाया जाता है 30 जुलाई को और इस बार की थीम है घोटाले के जाल में फंस गया, ट्रैप्ड बिहाइंड द स्कैम। ये सब संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित है ये सब दिवस। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और करंट अफेयर्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो बैचेज अवेलेबल हैं शार्प लर्निंग ऐप पर। 2 तरह के हैं, एक बेसिक है जो कि 1 डे एग्जामिनेशंस के लिए, और एक ISPS से एडवांस बैच है, तो आपके बहुत काम आ सकता है। ओके, बाय।